जय हिंद प्यारे बच्चों। ऊर्जा संसाधन पाठ 17 12वीं भूगोल की जो किताब है उसमें चल रहा है अपना। और ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 से, तो वो जो चैप्टर है वो भारत के संदर्भ में दिए हुए हैं। उसके आगे जो 23, 24, 25 पाठ अपन पढ़ेंगे वो राजस्थान के संदर्भ में है। तो भारत में कई महत्वपूर्ण चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, जैसे कोयला उत्पादन क्षेत्र उनका मानचित्रांकन अपन कर चुके हैं, और जो मत्स्य केंद्र हैं। अब आज जो अपन पढ़ेंगे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पाइपलाइंस को। पाइपलाइंस वैसे तो परिवहन का जो चैप्टर आएगा भारत का, जो 20वां चैप्टर है, उसमें फिर से पढ़ेंगे अपन। तो एक बार इसको थोड़ा सा हल्का सा अपन इसको रीड कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की जो पाइपलाइनें हैं वो कौन सी प्रमुख हैं, और उनके साथ ही कौन कौन सी तेल शोधनशालाएँ जो हैं वो भारत में निर्मित हैं और आगे भी निर्मित होने वाली हैं। तो आपकी जो किताब में है वो आंकड़े लगभग 8-7 साल पुराने हैं। अभी खूब सारी पाइपलाइन है जिनका विकास हो चुका है। जैसे अपन सबसे पहले पढ़े नहर कटिया नोनमती बरौनी, जो कि विश्व की सबसे पहली पाइपलाइन मानी जाती है। और अब वर्तमान में इसका विस्तार जो है वो कानपुर तक, उत्तर प्रदेश में कानपुर तक और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह तक हो चुका है। वो इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसकी जो नहर कटिया नोनमती बरौनी तक जो लंबाई है वो 1152 किलोमीटर है। और अगर कानपुर तक अपन इसकी लंबाई देखें तो लगभग 1800 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है वो मानी जा सकती है। तो अगर इसका अपन मानचित्र बनाएं तो मानचित्र में ये असम के ये नाहर कटिया से लेकर और ये यहाँ नूनमती आता है, और इससे होती हुई ये यहाँ पे बिहार के बॉर्डर पे ये बरौनी है। बरौनी की चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में भी करी थी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और यहाँ तक थी ये पहले, ये नूनमती और ये नहर कटिया। तो ये हो गई भारत की या विश्व की पहली पाइपलाइन नाहर कटिया नोनमती बरौनी इसका नाम है। वर्तमान में इसको कानपुर तक बढ़ा दिया गया है, कानपुर तक इसको बढ़ा दिया गया है। कानपुर में शोधनशाला भी है, बरौनी में भी शोधनशाला है। बरौनी में शोधनशाला है जहाँ से तेल परिष्कृत करके और कानपुर और आगे तक भेजा जाता है, और साथ ही ये यहाँ से यहाँ ये हल्दिया बंदरगाह तक इसका जो तेल है वो पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है। तो ये तो हो गई पहली पाइपलाइन। उसके बाद में मुंबई हाई कोयली, जिसकी लंबाई कितनी है 210 किलोमीटर, यानी ये महाराष्ट्र में यहाँ पे ये मुंबई है जो कि शोधनशाला भी है। इसके साथ में इसके नीचे ट्राम्बे है, ये भी शोधनशाला है जहाँ पे तेल परिष्कृत किया जाता है। यहाँ से लेकर और फिर ये छोटी सी है कहाँ तक, कोयली तक। ये भी शोधनशाला है। तो ये जो पाइपलाइन है वो कितनी है 210 किलोमीटर तक। मुंबई हाई महाराष्ट्र में, कोयली कहाँ है गुजरात में। कल इसकी चर्चा हो चुकी है अपने पिछले वीडियो में कि कोयली जो है वो कहाँ है, गुजरात में, और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में सलाया मथुरा, यानी ये सलाया इधर है और सलाया से होकर एक पाइपलाइन जाती है जो कोयली से होकर जाती है कहाँ तक, मथुरा तक, जो कि कहाँ है उत्तर प्रदेश में। और ये भी क्या है, एक शोधनशाला है। मथुरा शोधनशाला है। अब इसकी जो दूरी है वो है, लंबाई जो है वो कितनी है 1075 किलोमीटर। और अब उसके बाद में क्या किया, मथुरा के बाद में इसको कहाँ तक, अम्बाला और जालंधर तक
2 जगह और बढ़ा दिया, तो ये जो दूरी है मथुरा से लेकर और जालंधर तक, मथुरा से लेकर अंबाला और जालंधर तक ये जो दूरी है वो कितनी है? 513 किलोमीटर। उसके बाद में लास्ट है, इसमें प्रमुख कर रहे हैं अपन पाइपलाइंस हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पाइपलाइन का क्वेश्चन जो है वो इस बार बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है, बोर्ड के पेपर में आ चुका है इसका क्वेश्चन कि विश्व के किन्हीं भी 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। तो आप भारत की चारों पाइपलाइन का भी नाम लिख सकते हैं उसके अंतर्गत, और अगर विश्व की याद है तो आप विश्व में भी लिख सकते हैं। तो लास्ट जो है वो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुरा, जो कि अब तक क्या थी? सबसे लंबी विश्व की पाइपलाइन थी, परंतु इसके बाद में और अब जो विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है वो बन गई है तापी परियोजना के अंतर्गत, जो कि मध्य एशिया का काफ़ी सारा एरिया कवर करती है। तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर अब अपन कह सकते हैं भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुरा। तो हजीरा ये यहाँ पे गुजरात में है हजीरा, ये इस तरह से पाइपलाइन जाती है। फिर ये मध्य प्रदेश में चली जाती है, जहाँ पे क्या है? विजयपुर। और उसके बाद में ये कहाँ चली जाती है? यूपी में, थोड़ा सा इधर जाती है यूपी में। ये यहाँ पे क्या है? जगदीशपुरा। हजीरा गुजरात में, विजयपुर एमपी में और जगदीशपुरा यूपी में। तीनों राज्यों से होती हुई ये जो पाइपलाइन है वो बनाई गई है, जिसकी पहले लंबाई कितनी थी? 1750 किलोमीटर, अगर ये तीनों जगह पूछी जाती हैं तो। परंतु वर्तमान में क्या हुआ? इसको बढ़ा दिया गया है और इस तरह से, और ये हरियाणा और पंजाब तक पहुंच चुकी है। तब इसकी वर्तमान जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 3474 किलोमीटर। तो एक तो ये पाइपलाइन हो गई, प्लस इन पाइपलाइनों के साथ में जो शोधनशालाएं हैं, जैसे मथुरा है, बरौनी है, मुंबई हाई है, ट्राम्बे है, कोयली है, इसके साथ में खूब सारी शोधनशालाएं हैं। जैसे ये केरल में कोचीन है, तमिलनाडु में चेन्नई है, आंध्र प्रदेश में ये विशाखापट्टनम है, तो ये सारी क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह हैं सारी की सारी। जैसे हल्दिया है, यहाँ पे एक पूर्णिया जगह है जो इसी पाइपलाइन के अंतर्गत आती है, पूर्णिया। तो इधर जैसे सूरत है, अलियाबेट द्वीप है, यहीं पे अलियाबेट द्वीप भी है जहाँ पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। और असम की जो ये सारी की सारी जो पाइपलाइन है, इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र घाटी चल रही है उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, नारकटिया है, नूनमती है, इधर दार्जिलिंग भी है। तो ये सारी की सारी जगह हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है पाइपलाइन आ जाए, हो सकता है पाइपलाइनों के जो जगह हैं उन जगहों के नाम आ जाए। जैसे सलाया है, अब तो सलाया है तो सलाया नाम आ गया। अगर आपको ध्यान है कि गुजरात में है तो आप गुजरात में उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी भर देते हो तो कोई ख़ास फ़र्क उससे नहीं पड़ता। अब जैसे अम्बाला आ गया तो अम्बाला आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में है, और हजीरा आ गया या विजयपुर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह है, वो कौन से राज्य में है। तो अगर आपको राज्य ध्यान में है तो उसमें क्या थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे उसको जगह को भर देते हो तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु अगर विजयपुर को कर्नाटक में भर दिया तब वो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये अपना टॉपिक हो गया प्रमुख तेल शोधनशाला और प्रमुख पाइपलाइनों का भारत में। पाइपलाइन के ऊपर अपन और भी चर्चा करेंगे, वो 28 चैप्टर जब करेंगे तो उसके अंदर इस पर अपन और भी चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों आगे अब जो अपना नेक्स्ट संसाधन है वो है जल विद्युत। ये भी क्या है कि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में से एक है, क्योंकि जल विद्युत यानी जल
और जल ऐसा संसाधन है जिसका तो कोई प्रतिस्थापन संभव है ही नहीं। तो जल विद्युत यानी जो नदियाँ जो हैं वो झरनों से गिरती हैं या नदियों के ऊपर जो बांध बनाया गया है वहाँ से जो पानी गिरता है नीचे, उसके कारण जो बिजली मिल रही है अपने को, वो क्या है, जल विद्युत संसाधन। और ये जो संसाधन है वो सबसे बड़ा और सहज संसाधन है और इसका जो उपयोग है वो उद्योग, परिवहन, कृषि, घरेलू क्षेत्र यानी खूब सारे क्षेत्रों में इसकी मांग है। इसका उपयोग भी बहुत अधिक किया जा रहा है। हम सबको पता ही है जल के बहुत अधिक अनंत उपयोग हैं, जिनमें से एक जल विद्युत भी है। और इसका विकास कैसे हुआ? इसका विकास हुआ 1897 में दार्जिलिंग में। सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में इससे बिजली पैदा की गई थी। याद रखना इसको, 1897 में दार्जिलिंग में। और उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति का जो दौर था, जैसे 1947 के आसपास, वो क्या था, उस टाइम इसका जो विकास है वो थोड़ा धीमा पड़ गया था। उसके बाद में जैसे 1951 के बाद में जो योजनाएं शुरू हुई, पंचवर्षीय योजनाएं, उनके अंतर्गत इसको फिर इस पे ध्यान दिया गया कि पानी से भी बिजली बन सकती है, तो बिजली आपूर्ति बहुत अधिक ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने सरकार ने क्या किया कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जल विद्युत के विकास पर काफ़ी ध्यान दिया और उसके बाद में इसका विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से होने लग गया और वर्तमान में आप इसका स्वरूप देख ही सकते हो। तो सभी राज्यों में क्या है, नदियां हैं, उनके ऊपर जो बांध बने हुए हैं, या जो दक्षिण भारत की नदियां हैं जो जलप्रपात बनाती हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये जल विद्युत है, इसका उत्पादन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है। और कुछ बहुत सी ऐसी परियोजनाएं बनाई गई हैं जिनके अंतर्गत जल विद्युत का उत्पादन है वो किया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो हैं नागार्जुन सागर, सिलेरू, श्रीशैलम, मचकुंड, तुंगभद्रा, निजाम सागर। ये आपकी किताब में क्या है कि अलग अलग नहीं कर रखी कि आंध्र प्रदेश की कौन सी है, तेलंगाना की कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आप इनको पढ़ लीजिए। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, तो इसमें कौन सी है, नापचा, झाखड़ी, रामपुर, लुहरी, खाद्य, चमेरा, परावती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी भी। क्वेश्चन आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य की कोई 4 जल विद्युत परियोजनाएं लिखिए, या इन निम्नलिखित राज्यों की कोई 2-2 जल विद्युत या 1-1 जल विद्युत परियोजना लिखिए, या मानचित्र में निम्न जल विद्युत परियोजनाओं का मानचित्रांकन कीजिए। तो खूब सारे क्वेश्चन है वो इससे बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की होगी, उसके बाद में पंजाब की जैसे है देहर, भाखड़ा, पोंग, गंगवार, उत्तराखंड की खटीमा, टिहरी। टिहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। देवसारी है, झारखंड में सुवर्ण रेखा, मैथान है। राजस्थान में भी ये भी राजस्थान की जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो नदी परियोजना आएंगी उसमें ये सारे जो बांध हैं वो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही बजाज सागर, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उड़ीसा में हीराकुंड है, बौली मेला है। हीराकुंड बांध जो महानदी के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड पूछा भी जाता है भारत के नक्शे में। महाराष्ट्र भिवपुरी, खोपोली, मीरा, कोयना, पूर्णा, वेतरना, महाराष्ट्र भी इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक शिवसमुद्रम, शिमला, जोग प्रपात है जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। तुंगभद्रा, भद्रा, शरावती। तमिलनाडु की पायकारा, मेटूर, पापनाशम, कुंडा, पेरियार, परम्बिकुलम। इसी तरह से केरल की पल्लीवासन, सेंगुतम, शिलियार, पेनियार और इदुक्की है। और उत्तर प्रदेश की रिहंद, माता टीला, यमुना हाइड्रिल और रामगंगा है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर की भी दे रखी हैं। जम्मू कश्मीर की जैसे सिंध है, झेलम, सलाल और चेनानी है। तो खूब सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि भारत में निर्मित हैं और काफ़ी बड़ा योगदान देती हैं जल विद्युत निर्माण में। तो ये सारी के सारी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, प्लस इनके मानचित्र में इनके स्थान है वो आपको याद करने हैं। तो ये अपना जल विद्युत का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।